नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। प्रतीकात्मक तौर पर हम आपको देश की स्थिति बताते हैं। आसानी से समझने के लिए देश को छोटी इकाई यानी एक पंचायत मान लेते हैं। यहां विभिन्न जातियों के लोग थे। पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जनजातियों की स्थितियां खराब थी। आजादी के बाद इन पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण के लिए तात्कालिक तौर पर 10 साल की व्यवस्था की गई थी। समय सीमा बढ़ती गई। बाद में ये राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गई। 80 के दशक के अंत में पंचायत में 50% आरक्षण की बात हुई। बाद में आरक्षण का लाभ पिछड़ी जातियों के संपन्न लोग भी लेने लगे तो क्रीमी लेयर की बात आरंभ हुई। आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना अनिवार्य लगा जब ऊंची जातियों में भी गरीबी देखी गई। आज कई दशक गुजर जाने के बाद भी आरक्षण मिलने के बाद भी स्थिति कितनी बदली है, एक बड़ा सवाल है। आर्थिक आधार पर आरक्षण पर चर्चा ही नहीं होती, बल्कि जाति के आधार पर लाभ लेने देने की कोशिश की जाती है। बीच में इसी पंचायत के कुछ गांव, जिन्हें आप राज्य समझ सकते हैं, पंचायत से अलग आरक्षण देने की व्यवस्था पर चर्चा हुई। अब आरक्षण व्यवस्था और राजनीति से चिपक चुका है मामला। पंचायत है तो बजट कम है, आनुपातिक वितरण और भी कम है। यही समझिए कि आरक्षण से पंचायत का यानी देश का अपेक्षित भला नहीं हुआ है। मसला थोड़ा पेचीदा जरूर है। हमारे साथ वरिष्ठ और सम्मानित मेहमान मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। चर्चा उनसे विस्तार से करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। आरक्षण का मसला उठते ही आजकल राजनीति से दूर तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर पलटवार किया है। तो आरएसएस का एजेंडा है, इसको जनता के बीच हम लोग रखने का काम किए थे। ये पूरी तरीके से जो है संविधान को खत्म करना चाहती है और आरक्षण को खत्म करना चाहती है, और वही काम में ये लोग लगे हुए। विपक्षी दल तो इस मुद्दे पर हमलावर हैं ही। जेडीयू भी आरक्षण के मुद्दे पर शायद चुप न रहे। सरकार में मंत्री श्याम रजक ने आरक्षण पर कहा है कि अगर सरकार आरक्षण से छेड़छाड़ करेगी तो सड़कों पर खून बहेगा। लोगों का दिल टूटता है, और दिल टूटेगा तो देश टूटेगा। देश कोई मानचित्र का देश नहीं है, लोगों को दिलों का जोड़ है। और अब तो ये स्थिति होगी कि आरक्षण को बचाने के लोग अपना अपना खून बहा देंगे सड़कों पर, तो खून बहेगा सड़कों पर, देश टूट जाएगा सड़कों पर। इस बात को लोगों को रखना चाहिए और नीयत पर अब बहस होनी चाहिए, नीति पर नहीं, नीयत पर बहस होनी चाहिए। कांग्रेस का ये कहना है कि इस मुद्दे पर विपक्ष को एक होना होगा और नीतीश कुमार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। रामविलास पासवान या अन्य लोग वो आरक्षण के पक्षधर है, तो फिर कैसे आरक्षण के विरुद्ध बातें करने की स्थिति में? और खुद नीतीश कुमार भी इस पर कहीं कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आरक्षण खत्म करने की शक्ति किसी राजनीतिक दल को नहीं है, और यदि कोई कहता है तो हम समझते हैं कि वह राजनीतिक दल अपने लिए कुआं खोदेगा। जो दोहरी चाल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, इस पर जो है उनको बताना चाहिए। और हम लोग तो खुलकर जो है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में और आरक्षण को यदि कोई छेड़छाड़ करने का काम करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं करने का काम करेंगे। इधर बीजेपी कहती है कि अगर किसी भी मुद्दे पर स्वस्थ चर्चा होती है, इसमें फर्ज क्या है? आरक्षण पर चर्चा करवाना कोई अपराध तो नहीं है। सभी दलों को स्वस्थ मानसिकता रखनी चाहिए। आरक्षण पर चर्चा का अर्थ ये नहीं है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। स्थिति समय बीतने के बाद उसके काल में उस पर चर्चा नहीं हो, ऐसा दुनिया में कोई है? भारत के संविधान पर जब चर्चा हो सकता है, भारत के संविधान में जब संशोधन हो सकता है, तो रिजर्वेशन पर चर्चा होना और रिजर्वेशन को खत्म करना, दोनों दो बातें। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी मोहन भागवत ने आरक्षण का मुद्दा उठाया था और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की बात कही थी। हालांकि उनके बयान के बाद बीजेपी के हाथ बिहार की सत्ता नहीं आई और इस मुद्दे को आरजेडी ने हवा देकर ऐसा माहौल बनाया कि चुनाव में आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की जीत हो गई। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। केंद्र में बीजेपी की मजबूत सरकार है और सरकार जिस अंदाज में कड़े फैसले ले रही है,
क्या आरक्षण पर कोई बदलाव हो सकता है? फिलहाल तो ये आशंका ही है, पर ये निश्चित है कि जाति की राजनीति पर टिके दलों के लिए ये वाकई परेशानी का सबब हो सकता है। सहारा समय के लिए पटना से अंशु निधानी। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि आरक्षण के पक्ष में है, गौर कीजिएगा, आरक्षण के पक्ष में है और जो इसके खिलाफ है उन लोगों के बीच इस पर सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत होनी चाहिए। भागवत ने कहा कि उन्होंने पहले भी आरक्षण पर बात की थी, लेकिन इससे काफी हंगामा मचा और पूरी चर्चा वास्तविक मुद्दे से भटक गई। भागवत ने यह भी साफ किया कि आरएसएस, बीजेपी और पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ये तीनों अलग अलग इकाइयां हैं और किसी को दूसरे के काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। नरेंद्र मोदी सरकार पर आरएसएस के प्रभाव की धारणा के बारे में बात करते हुए भागवत ने कहा कि चूंकि बीजेपी और सरकार में संघ कार्यकर्ता हैं, इसलिए वे आरएसएस को सुनेंगे, लेकिन उनके लिए हमारे साथ सहमत होना जरूरी नहीं है। सुनते हैं भागवत के वो बयान। पक्ष के लोग आरक्षण के विपक्ष के लोगों का विचार करके जब कुछ बोलेंगे करेंगे और आरक्षण के विपक्ष में जो है वो आरक्षण के पक्ष के लोगों का विचार करके कुछ करेंगे बोलेंगे, तब इसका हल 1 मिनट में निकल आएगा, बिना कानून के, बिना नियम के। वो सद्भावना जब तक संपूर्ण समाज में खड़ी नहीं होती, इस प्रश्न का हल कोई नहीं दे सकता। कुछ प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली हैं, कुछ अन्य नेताओं की राय से भी हम आपको अब अवगत कराते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भागवत को आग से नहीं खेलने की चेतावनी दी। बीजेपी नेता और विधायक नितिन नवीन ने कहा है कि आरएसएस देश के विकास और समाज के हर वर्ग के लिए काम करता है, इसलिए कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता है। आरएसएस को किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बहस इस बात पर हो कि इतने वर्षों बाद भी केंद्रीय नौकरियों में आरक्षित वर्गों के 80% पद खाली क्यों हैं। मनोज झा ने कहा कि आरक्षण पर चर्चा में दिक्कत है क्योंकि देश में सौहार्दपूर्ण माहौल है ही नहीं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विजय यादव ने कहा कि अगर आरक्षण से जरा भी छेड़छाड़ की गई तो हजारों लोग कुर्बानी देंगे। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान का कहना है कि आरक्षण पर किसी तरह बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, ये पहले की तरह ही चलता रहेगा और सभी पक्षों को मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे कई बार दोहराया है। आरक्षण पर सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा से जुड़े आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को बीजेपी पर आरोप लगाया कि दलितों और पिछड़ों को मिला आरक्षण खत्म करना ही सत्तारूढ़ पार्टी का असली एजेंडा है। भागवत के बयान से जुड़ी खबर ट्विटर पर शेयर करते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया, गरीबों के अधिकारों पर हमला, संविधान सम्मत अधिकारों को कुचलना, दलितों पिछड़ों के अधिकार छीनना, यही असली बीजेपी का एजेंडा है। अब झारखंड से कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है वो भी जान लेते हैं। दलित विरोधी चेहरा, आदिवासी विरोधी चेहरा, दबे कुचलों के संविधान सम्मत जो अधिकार हैं उसको किस प्रकार से कुचला जाए, इसका चेहरा जो है एक बार फिर से उजागर हुआ। देश में इस प्रकार की बातें जब मोहन भागवत जी के द्वारा की जा रही है तो कहीं ना कहीं संघ का जो गुप्त एजेंडा है वो सामने आ रहा है। लोगों को मुख्यधारा में आने से रोका जाता है, तो उसके लिए उनको विशेष दर्जे का लाभ देने के लिए आरक्षण प्रोविजन किया गया था। लेकिन ये लोग चूंकि शुरू से दलित, पिछड़ा और शोषित वर्ग के खिलाफ रहे हैं और जातीय श्रेष्ठता को सामने रखते हैं, तो उस हिसाब से इनकी सोच है, तो इस सोच को ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। जो आरक्षण संविधान ने तय किया है उसमें कोई छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी करने में विश्वास नहीं रखती। इसके बाद मोहन भागवत जी का भी एक बार बयान आया कि जो सांस्कृतिक परिवेश रहा है उस परिवेश में 100 सालों तक आरक्षण दिए जाने की जरूरत है। ये मोहन भागवत जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। इसलिए इस पर कोई विवाद अगर कोई खड़ा करता है
वो जानबूझ के इस पर राजनीति करना चाहता है। समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त कई मेहमान मौजूद हैं पटना और रांची में। हम पहले परिचय करा दें। प्रेम रंजन पटेल, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। कुमार परवेज साहब, आप मुख्य प्रवक्ता हैं सीपीआई-एम से, आपका बहुत स्वागत है। मुकेश कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। रांची में शोभा यादव, आप जेवीएम की नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और मनोज पांडे जी, आप जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। मैं परवेज साहब जरा आपसे समझ लूं, क्योंकि देखिए क्या है कि एक विचार सामने आते आते रह जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम विचारों पर चर्चा करना बड़ा नापसंद करते हैं इस लोकतंत्र में, और फिर लगता है कि बस उसको छुओ नहीं। वैधानिक चेतावनी दे दी जाती है कि बस इस पर तो बहस हो ही नहीं सकती। अरे साहब, 70 साल से जिस 370 को लेकर नहीं कभी हटाया जा सकता, ऐसी बात हो सकती है, और रातों रात 370 यदि हट सकता है तो संविधान ने आरक्षण को 10 साल के लिए किया था और फिर रिन्यूअल हो रहा है केवल, तो स्थायी व्यवस्था नहीं है। तो चर्चा इसलिए होनी आवश्यक है कि आखिर इन 70, 72, 73 सालों में क्या हासिल किया देश ने आरक्षण के जरिए, क्या ये गलत है? सबसे पहले तो मैं भाकपा माले से हूं और मेरा नाम कुमार परवेज है, इसको कृपया सुधार लें। मैं पीसीआर से आग्रह करूंगा, कुमार परवेज आप हैं, भाकपा माले से हैं, और ये फिर से मैं आग्रह करता हूं इसको भी सुधार लें। ठीक, परवेज साहब बताइए आप। जी जी, देखिए सबसे पहली बात यह है कि आरक्षण कोई खैरात में मिली हुई चीज नहीं है, इसको हमें समझना चाहिए। यह देश का संविधान हमें देता है, और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं हमारे देश में, उनके लिए बराबरी, उनके लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह आरक्षण का प्रावधान हुआ है। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्य है कि 70 वर्षों में आप उठाकर के देख लें तो आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि अभी भी बड़ी आबादी जो दलितों, पिछड़ों समुदाय की है, वो महत्वपूर्ण चीजों से वंचित है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान कोई पहली बार नहीं आया, और आरक्षण पर आरएसएस का, भाजपा का क्या दृष्टिकोण है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2015 में भी उस वक्त उन्होंने कहा था कि आरक्षण पर समीक्षा की जरूरत है। क्या गलत कहा था? समीक्षा की नहीं, समीक्षा क्या गलत? आप आरएसएस के नहीं, आप सीधे समीक्षा के रूप में क्यों देखते हैं कि आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है? क्या आवाज बहुत कम आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं, मैं पूछता हूं कि आरएसएस के लोग। नहीं, मेरा सवाल आपसे है, मैं आप ही से जवाब देना चाहता हूं। परवेज साहब, मुझे समझाइए पहले, मैं फिर उसके बाद आगे जाऊंगा कि यदि समीक्षा की बात होती है, सर नहीं, समीक्षा की बात होती है तो समीक्षा को आप सीधे खत्म करने से क्यों जोड़ रहे हैं? देश में नहीं, ये तो आरएसएस का पहली बार भी। आप किस प्रकार की समीक्षा चाहते हैं भाई? आप आरक्षण की गारंटी की बात करिए ना। आरक्षण तमाम लोगों को उपलब्ध हो, उनको मिले, उनके अधिकार मिले, उनको नौकरियों में, उनको सामाजिक क्षेत्र में, उनको रोजगार में आरक्षण की गारंटी हो। इस पर आरएसएस के लोग क्यों नहीं बोलते हैं? इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं बोलते हैं? आरक्षण तो आज कहीं लागू हो नहीं रहा है, कटौती हो रही है। अभी विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट रोस्टर की जगह ये लोग 13 पॉइंट रोस्टर लेकर के आए थे। तो यही तो इनकी समीक्षा का मतलब है कि आरक्षण में कटौती चाहते हैं और एक तरह से इसके खात्मा की कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं। पटेल साहब, आप सब नोट करिएगा, मैं आपके पास आखिर में आऊंगा जवाब मांगने के लिए। ठीक, तो समझ गया सर। जिन क्षेत्रों में लागू नहीं हो रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग पहले जवाब दें। ठीक, शोभा यादव जी, दूसरी बात मैं एक बात और कह दूं कि आप बार बार जो कहते हैं कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान अस्थायी तौर पर है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस देश में एक स्कूल सिस्टम की भी बात हुई थी। आरएसएस और भाजपा के लोगों को इसका भी जवाब देना चाहिए कि आज तक इस देश में एक तरह की शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं लागू हुई? नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। आरएसएस के लोग क्यों नहीं? मैं आपसे सहमत हूँ, इसका भी जवाब देंगे वो। नहीं, ठीक है, इसकी बजाय आरक्षण पर बात करते हैं। नहीं, हम तो खुलकर बात करते हैं साहब, करना उनका एजेंडा। खुले दिमाग से बात करते हैं, खाली दिमाग से हम बात नहीं करते हैं। इसलिए आप जो कह रहे हैं मैं आपसे सहमत हूँ, इसका जवाब भी हम मांगेंगे उनसे। बहरहाल, शोभा यादव जी, आपकी पार्टी की क्या सोच बनती है ऐसे तमाम मुद्दों पर, और क्या ये वक्त की आवश्यकता नहीं है
कि हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से किसी भी ऐसी व्यवस्था की समीक्षा सिर्फ इसलिए करें, खत्म करने के मकसद से नहीं, कि संभव है कि जो तरीके हमने अख्तियार किए थे जातिगत आधार पर और सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर, उसको एक आर्थिक आधार से यदि हम जोड़कर देखें तो बदले हुए भारतीय परिदृश्य में शायद वो ज्यादा कारगर हो। यदि एक चर्चा शुरू हो तो क्या गलत है? देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि मोहन भागवत जी ने कहा आरक्षण के बारे में कि दोनों पक्ष के तरफ से अपना मिल बैठ के इसमें बात किया जाए। तो हम पूछना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी के जो भी लोग हैं, क्या सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से इतना आगे आ गया है पिछड़े और जिनको आरक्षण की जरूरत है वो इतना आगे आ गए हैं कि उनको आरक्षण पे बात किया जाए? अगर ऐसा है तो मुझे तो यही लगता है कि अभी लेकिन शोभा यादव जी, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, आपने सही सवाल उठाया है। ये बात सही है कि जिन लोगों को जिस मकसद से आरक्षण देने की बात हुई थी उनमें से एक सेलेक्टेड लोगों को, कुछ लोगों को सिर्फ उसका लाभ मिला, लेकिन जिनको लाभ मिला क्या उनकी बिरादरी के बाकी लोगों को एग्जैक्टली उसी प्लेटफॉर्म पर उतना लाभ मिल पाया? इस पर जरूर, इसीलिए तो चर्चा होने की आवश्यकता है। और फिर जिनको लाभ मिला वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ सिर्फ लेते रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि फला जाति को बिलोंग करते हैं और कहीं ज्यादा संपन्न होते हैं वो, लेकिन फिर भी वो अधिकारी बने रहते हैं, लेकिन उनकी बिरादरी के लोग उतने ही पीछे तब भी पड़े हुए हैं। इसीलिए तो चर्चा की आवश्यकता है। वो कुछ लोग हैं जो कि इतना आगे आए हुए हैं, लेकिन उनके पीछे देखिए उन जातियों के कितने पीछे। इसका मतलब है 70 साल में लाभ नहीं मिल पाया इस आधार पर, तो फिर क्या रास्ता हो? क्या इस बिंदु पर उनको लाभ मिल रहा है और आगे आ रहे हैं। और आज भी देश में आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, उनको अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे, जो सामान्य वर्ग के लोग आते हैं बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ के अच्छी सुविधाओं के साथ, तो उनके साथ वो कैसे बैठ पाएंगे, कैसे आगे पा पाएंगे, उनको नौकरियां कैसे मिलेगी? क्योंकि किसी तरह सरकारी स्कूल में। मैं जरा जेएमएम का भी रिएक्शन ले लूं। मनोज पांडे जी, आपकी पार्टी सीधे सीधे कहती है कि बीजेपी दलित विरोधी है, बीजेपी आरक्षण विरोधी है, और बयान आता है मोहन भागवत का, और बार बार नरेंद्र मोदी इस बात को हर प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि आरक्षण व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, न कोई इरादा है। लेकिन यदि चर्चा करने से भी हम घबराते हैं तो लोकतंत्र में तो बुद्धिजीविता को मतलब ही नहीं रह जाएगा साहब। जो है उस पर फुल एंड फाइनल डिसीजन हो गया। नहीं, देखिए, चर्चा का उद्देश्य क्या रहेगा? चर्चा क्यों होना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि आरक्षण की व्यवस्था पर कोई चर्चा की जरूरत है। जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे संविधान सभा में बैठे हुए जो विद्वान लोग थे उन्होंने इसकी व्यवस्था दी थी, ठीक है, वो टेम्पररी था, 10 साल के लिए था, लेकिन उसमें बढ़ाने की भी बात थी। हम उस मुकाम तक आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज भी आप जाकर देखें, मैं तो झारखंड का वासी हूं, झारखंड के हालात देखता हूं, यहाँ के जो आदिवासी भाई बंधु हैं, दलित हैं, और भी जो मनोज जी सहृदय दिल से बताइएगा, मनोज जी आप अपनी आत्मा से बताइएगा, जिस मौजूदा स्वरूप में आरक्षण व्यवस्था चल रही है, आप झारखंड के नागरिक हैं, वहां पर जिस अनुसूचित जनजाति को उसका लाभ मिलना था, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से कितने 100 वर्ष लग जाएंगे सबको इसका लाभ मिलने में? देखिए, इसके लाभ मिलने के लिए उचित व्यवस्था करना होगा। हमारी पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करके, आरक्षण का प्रावधान करके हम उनको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। एक कदम और आगे बढ़ना होगा, निजी क्षेत्रों में भी अब जाना होगा हमको, और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था हो। यहाँ के लोगों को, चाहे आदिवासी हों, दलित हों, पिछड़े हों, उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले। सरकारी नौकरियां अब नहीं है हमारे पास, खास करके ये सरकार आने के बाद तो धीरे धीरे कटौती हो ही रही है। सरकारी नौकरियां है कितनी? इसलिए सरकारी नौकरियों को छोड़कर अब आगे बढ़ें, निजी क्षेत्रों में कैसे इनको आरक्षण दिया जाए, इस पर बात हो, इसकी बात हो। ठीक। प्रेमचंद पटेल जी, पहले तो इन राजनीतिक मेहमानों के जो आपत्ति है उसको लेकर बीजेपी की लाइन पहले आप स्पष्ट करें। दूसरा कि जो बातें कही जाती हैं उसको एज इट इज, जैसे कि आग से खेलने जैसी बात, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? पटेल साहब, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आपकी पूरी नहीं आ रही है, मुझे सुनाई नहीं पड़ा।
अच्छा, फिर से सवाल करें। तो जो अभी पॉलिटिकल हमारे मेहमान कह रहे हैं, चाहे लेफ्ट के हों या जेएमएम से हों या जेवीएम से हों, उन लोगों ने इस विचार पर ही आपत्ति उठा दी है और कहा जाता है इस आधार पर, इस बहाने कि आप लोग दलित विरोधी है। हमारे माननीय राष्ट्रपति क्या हैं आज की तारीख में, या बाकी लोग जो आपके सांसद हैं उनमें कितने आपके अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, लेकिन आप लोगों को चस्पा होता है विरोधी होने का सिर्फ इसलिए कि आप आरक्षण शब्द अपने आप में एक बवाल है इस देश में। सबसे पहले तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आरक्षण को समाप्त किया जाएगा, और कोई कर भी नहीं सकता है। जिनके पास मुद्दों की कमी है, विषय की कमी है, वही इसको लगातार जो ऐसे बोलते हैं। और जहां तक मोहन भागवत जी की बात को आप, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर करके पेश किया जाता है, उसको विषय बनाने की कोशिश की जाती है। अगर जो ऐसे जिन लोगों के लिए आरक्षण दिया गया है, समाज के वंचित वर्ग के लोगों के लिए, शोषित वर्ग के लोगों के लिए, जो समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अगर उस आरक्षण का लाभ अभी तक उनको नहीं मिल सका है, तो इसकी जरूरत है समीक्षा करने की कि उनके आरक्षण को हम और कैसे मजबूत कर सके, और जिनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है उन तक कैसे उस आरक्षण का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। ये आवश्यकता है, ये जरूरत है। आरक्षण को खपत, आरक्षण कौन लोग जो ऐसे ले रहे हैं? आरक्षण ले रहे हैं जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, वही ले रहे हैं। और उस वर्ग में भी जिनको जरूरत है, आवश्यकता है आरक्षण का, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो जरूरत है कि वैसे वर्गों को ही आरक्षण का लाभ मिले जिनको आवश्यकता है, जरूरत है। तो इस बात को, आरक्षण को खत्म करने का कहीं कोई, अब नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि मेरे रहते कोई आरक्षण में हाथ नहीं लगा सकता है। हमारा तो शुरू से नीति रहा है अंत्योदय। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो ऐसे विचार था, नीति था, अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम व्यक्ति का अभ्युदय, यानी कि समाज का जो सबसे निचले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति है, अंतिम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति है, उसको ऊपर उठाना, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, और आरक्षण के माध्यम से ही हम इस लाभ को उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो हमारा रहा है शुरू से। आपने देखा है कि 5 वर्षों तक जो हमारी सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रही है, वो खास कर करके कमजोर तबके के लोगों के लिए योजनाएं बनाने का काम और उनको मजबूत बनाने का काम। ठीक उस डिटेल में मुझे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ आरक्षण पे बात करनी है। ठीक है, आपको रोक रहा हूँ। जब 89 में वीपी सिंह की सरकार, मैं समझ गया सर, समझ गया, आपने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया है, लोगों ने विरोध किया। मैं समझ गया सर, मैं रोक रहा हूँ, रुक जाइए सर। उन्होंने जो ऐसे कभी नहीं किया। जब हमारी सरकार बिहार के अंदर में बनी तो भाई पटेल साहब को मेरी आवाज पहुंचाइए, क्योंकि वो रुकते तभी हैं जब अपनी बात पूरी करते हैं, बीच में नहीं मानते। 75 आरक्षण देने का काम करते हैं। ठीक, मुकेश जी, दरअसल विश्लेषण इसलिए करने की आवश्यकता है क्योंकि देखिए राजनीतिक दल तो बचाव के ही मुद्रा में बात करते हैं, क्योंकि बचाव करके ही उनकी राजनीति चल सकती है। इसको एक वोट बैंक से जोड़कर देख लिया गया, जिसका मकसद हमारे संविधान निर्माताओं का था नहीं कि ये वोट बैंक के रूप में स्थापित हो इस देश में, जिसको लेकर ये डर भी था, लेकिन अब वही हो गया है। आप इस पर चर्चा, एक शब्द आरक्षण सुनिए नहीं, और यदि आप राजनीतिक दल के आदमी हैं तो बिफर पड़ते हैं। इस बात को हम मानने को क्यों नहीं तैयार होते हैं कि बीते 73 वर्षों में हमने क्या पाया और क्या पाना रह गया है, और दरअसल जो मकसद था यदि वो एड्रेस सही तरीके से नहीं हो रहा है तो आरक्षण के तौर तरीके में कुछ संशोधन होकर फिर सही व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हो, इसके लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। तो आखिर डर सिर्फ वोट बैंक को लेकर है या फिर एकदम क्लोज माइंड हो चुका है इस मामले में? बिल्कुल संजय जी, परिस्थितियां बदली हैं और सबसे पहले तो हमें पूरे आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसको समझने की जरूरत है। आजादी के पहले जो भारतवर्ष था वो लंबा समय हम देखते हैं, और ये हजारों साल की हम बात कर रहे हैं कि जो समाज था हमारे भारत का, वो वर्ण व्यवस्था पे और जाति व्यवस्था पे आधारित था, और इसमें असमानता थी, इसमें
कुरीतियां थी, इसमें बहुत सारे सस्पेंस की भाव, छुआछूत की भावना थी, इसमें बहुत सारी जो दूसरी समस्याएं, रूढ़िवादिता थी। तो पूरी स्थिति जो थी वो काफी सामाजिक व्यवस्था चरमराई हुई थी और किसी ढंग से ये व्यवस्थाएं चल रही थी। लेकिन जब आजादी की लड़ाई हुई तो सभी वर्गों ने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी और ये बात देखी गई कि हर एक वर्ग जो है कहीं न कहीं से आजादी की लड़ाई में उसने बड़ी भूमिका निभाई। तो आजादी मिली हमें 1947 में, तो उस समय संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझा और इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया कि हमारे देश में जो हमारी जातिगत कुरीतियां हैं, हमारी जो स्थितियां हैं, हमारी जातियों की जो स्थितियां हैं, उसमें जो भेदभाव है और जो असमानता है, जो आर्थिक असमानता है, जो सामाजिक असमानता है, उसको दूर करने के लिए संवैधानिक प्रावधान की आवश्यकता है। और उन्होंने बड़े सूझबूझ के साथ में, बड़ी गहराई के साथ में संवैधानिक प्रावधानों के तहत आरक्षण की व्यवस्था की और उन्होंने एक समय तय किया। लेकिन समय की बात ये नहीं थी कि 10 साल में उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है जब तक कि ये जो भेदभाव है, सामाजिक असमानता है, आर्थिक असमानता है, विपन्नता है, उसको दूर किया जाए। वो उस समय की स्थिति थी। जो प्रश्न आपका है कि 70 साल के बाद में देश आज कहां है, जब आजादी हुई थी तो देश की जनसंख्या थी, वो जनसंख्या हमारी 30-32 करोड़ के से नीचे की थी। आज हमारी आबादी जो है 140 करोड़ है। तो 140 करोड़ की आबादी में हर एक वर्ग की संख्या बढ़ी है, हर एक जाति की संख्या बढ़ी है और हमारी मात्राएं जो हैं, जिस ढंग से हमको आर्थिक सफलता हासिल करनी चाहिए थी, जिस ढंग से आर्थिक स्थितियां हमारी बननी चाहिए थी, जो मजबूती हमारी अर्थव्यवस्था में आनी चाहिए थी, जो राजनीतिक संकल्प के कारण में नहीं हुई है, उसका तो प्रभाव आपके हर एक वर्ग पर पड़ेगा और आरक्षण पे भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें जो एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसको आपने देखा कि कुछ ही बड़े जो आरक्षण में भी जो ऐसा कोई जाति वर्ग था जो उसका लाभ ले रहा था, इसलिए आपने क्रीमी लेयर का प्रावधान किया कि नहीं, हम उसको नहीं दे सकते हैं, हमें उनको देना है जो इसके लिए पात्र हैं। तो आज जो स्थिति निर्मित हो रही है संजय जी, उसमें एक सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने में ये है कि किस ढंग से जो अत्यंत पिछड़े हैं, जो उसके पात्र हैं, उन तक आरक्षण को पहुंचाया जाए। दूसरी बात है कि ऐसे कितने प्रावधान किए जाएं जिससे कि जो आर्थिक संपन्नता है वो हासिल हो और रोजगार की स्थिति अच्छी हो। अगर रोजगार ही नहीं होगा तो आप किस स्थिति में करेंगे, बहुत करेंगे तो आप निजी क्षेत्र में जाएंगे, वहां पढ़ाएंगे, लेकिन रोजगार की मात्रा जब लेकिन सवाल दूसरा है ना, कम हो जाएगा तो आपके सामने बड़ी चुनौती आएगी। तीसरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति बात करता है, चर्चा करता है, तो चर्चा पे आक्षेप नहीं होना चाहिए। चर्चा बौद्धिक चर्चा, समाज प्रजातंत्र है, इसमें चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आरएसएस जो है वो एक उसकी अलग अपना संगठन है और बीजेपी एक अलग संगठन, राजनीतिक संगठन है। आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है। इसमें बदलाव जो आएगा वो संवैधानिक स्तर पे होगा। आपको रोक रहा हूं सर, मैं समझ गया सर। मेरा अपना मानना है कि किसी भी अभी आने वाले 30 सालों में आरक्षण की कोई बात नहीं की जा सकती है। ठीक। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल संसद में भी बिल जब लाया जाता है ना किसी भी मुद्दे पर, तो बहस होती है। उसमें समर्थन में भी लोग होते हैं, उसमें विपक्ष में भी लोग होते हैं, कुछ तटस्थ भी होते हैं और कुछ अपने कुछ संशोधन के साथ बिल के साथ खड़े भी होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि चर्चा होती है। सवाल ये है कि हम चर्चा करने से भागते रहेंगे तो आखिर कब तक भागते रहेंगे? क्योंकि हमारी आबादी 32 करोड़ से 135-140 करोड़ के आसपास पहुंच गई है और अब भी यदि हम आंख मूंद कर बैठे रहे तो सही मायने में सही लोगों को हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यदि ये बात कहीं से एक बात निकल कर आती है तो सारे राजनीतिक दल जिनको कि इस आधार पर उस जाति से वोट मिलता है, बवाल मचने लग जाता है। कितना उचित है इस लोकतंत्र के लिए? नहीं, बहुत ही बड़ा स्पष्ट आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। आपने कहा कि जाति वोट तय करती है, जाति सत्ता तय करती है, जाति किस पार्टी की सरकार बनेगी और किसके विरोध में खड़े होंगे ये तय करती है। ठीक है, हम जातीय सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं, वो जातीय सच्चाई है और रहेगा। लेकिन लोकतंत्र में संवाद, डायलॉग की गुंजाइश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर वो डायलॉग की गुंजाइश होनी चाहिए तो डायलॉग करने में क्या दिक्कत है? वो डायलॉग पक्ष में हो विपक्ष में हो, पहले संवाद की तो शुरुआत हो। और अगर संवाद ही आप नहीं स्थापित करने देंगे तो ठीक है, अगर आप स्टेटस को ही चाहते हैं तो ठीक बात है कि स्टेटस को में
एक बड़ी आबादी, एक बड़ा वर्ग जिसको वास्तव में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, वो वंचित है और रह जाएंगे। अगर वो समीक्षा होती है और उस समीक्षा के तहत अभी परवेज जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही, मुझे अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि अगर सामाजिक और शैक्षणिक आधार माना गया होगा आरक्षण को तय करने में, तो क्यों नहीं कॉमन स्कूल सिस्टम पर बात हो कि अमीर और गरीब सारे के बच्चे एक स्कूल में पढ़े। इस पर बहस की गुंजाइश भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। समान शिक्षा सबको हक है। व्यक्ति अपनी राय रखते हैं बिल्कुल कि इस पर भी बहस होनी चाहिए कि पक्ष में है या विपक्ष में है, कितने लोगों को इसका लाभ मिला और कितने लोग जो वास्तव में जरूरतमंद थे वो आज भी आरक्षण उनकी जाति से तो जुड़ा हुआ है लेकिन वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब हर संवाद को अब पॉलिटिकल नजरिए से देखेंगे तब तो फिर अलग बात है। और इसका लाभ बिहार में मिला था। यही मोहन भागवत थे जब 14 के अंतिम में कुछ आरक्षण की बात, इसी समीक्षा की बात करते हैं और 15 का जो बिहार का परिणाम आया सब लोगों ने देखा। तो मैं कह रहा हूं कि इसको राजनीति से जोड़ करके न देखा जाए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं बड़ी मजबूती से कहते हैं मेरे रहते कोई आरक्षण नहीं खत्म करेगा। नहीं खत्म होना चाहिए, ठीक है। अगर लगता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर लोग हैं और उनको आरक्षण के बल पर ही उनको आगे रखा जा सकता है, उनको अगली पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है, इसके लिए और सीमा की जरूरत है, तो पार्टियां रखें सर। लेकिन डायलॉग और समीक्षा ये क्यों नहीं हो, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। ठीक, मैं कुछ फैक्ट फाइंडिंग्स आप लोग सामने रखता हूं, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसे कितना आरक्षण है अगर ये जाने तो देश में फिलहाल अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5%, ओबीसी यानी बाकी अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27% और गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिल रहे हैं। अब जरा आरक्षण को समझने की कोशिश करते हैं। ये कब और किन परिस्थितियों में लागू हुआ, एक एक करके समझते हैं। आपको मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए संविधान में विशेष धाराएं रखी गई। इसके अलावा 10 वर्षों के लिए उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए। 1953 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कालेलकर आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की सौंपी गई अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन ओबीसी के लिए की गई सिफारिशों को अस्वीकार कर लिया गया। अब 1979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंडल कमीशन की स्थापना की गई। इस आयोग के पास ओबीसी के बारे में कई सटीक आंकड़े थे और इस आयोग ने ओबीसी की 52% आबादी का मूल्यांकन करने के लिए 1930 की जनगणना के आंकड़े का इस्तेमाल करते हुए पिछड़े वर्ग के रूप में 1257 समुदायों का वर्गीकरण किया था। 1980 में मंडल आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की और तत्कालीन कोटा में बदलाव करते हुए इसे 22% से बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की। 2006 तक पिछड़ी जातियों की सूची में जातियों की संख्या 2297 तक पहुंच गई, जो मंडल आयोग की तैयार सूची में 60% की वृद्धि है। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकारी नौकरियों में लागू कर दिया। छात्र संगठनों ने इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू किया। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने अलग से अगड़ी जातियों में गरीबी के लिए 10% आरक्षण की तब शुरुआत जरूर की थी, लेकिन वो पारित नहीं हुआ था। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को सही ठहराया। 1995 में संसद ने 77वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति की तरक्की के लिए आरक्षण का समर्थन करते हुए अनुच्छेद 16A का गठन किया। बाद में आगे भी 50वें संशोधन द्वारा इसमें पदोन्नति में वरिष्ठता को शामिल किया गया था। 12 अगस्त 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य पेशेवर कॉलेजों समेत सहायता प्राप्त कॉलेजों में अपनी आरक्षण नीति को अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक पर नहीं थोप सकता है। लेकिन इसी साल
निजी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 93वां संवैधानिक संशोधन लाया गया। इसने अगस्त 2005 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी रूप से उलट दिया। 2006 से केंद्रीय सरकार के शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण आरंभ हुआ। 10 अप्रैल 2008 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी धन से पोषित संस्थानों में 27% ओबीसी कोटा शुरू करने के लिए सरकारी कदम को सही ठहराया। इसके अलावा अदालत ने स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर को आरक्षण नीति के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। त्यागी जी, आपका बहुत स्वागत है सहारा समय में। धन्यवाद। त्यागी जी, दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जेडीयू ने भी आपत्ति जताई। क्या चर्चा करना भी गुनाह है क्या आरक्षण को लेकर? लोकतंत्र में संवाद जो है वो आवश्यक होता है, लेकिन इस प्रश्न को नए तरीके से छेड़े जाने के हम इसलिए खिलाफ हैं कि जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, उन्होंने बड़े संघर्ष करने के बाद ये अधिकार प्राप्त किया है। हमें पुरानी किस्से कहानी में नहीं जाना चाहता किस तरह से शूद्रों के साथ, दरिद्रों के साथ अपमानजनक व्यवहार होते थे, कैसा नरकीय जीवन उन लोगों को जीना पड़ता था। डॉक्टर अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, वीपी सिंह, इन सब लोगों ने और अन्य नेताओं के संघर्षों के बाद ये आरक्षण की व्यवस्था इनके लिए हुई। यद्यपि अभी भी अनुपातिक तौर पर इनको नहीं मिला है, पूरा कोटा इनको नहीं मिला है। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, आप लोग तो बड़े बुद्धिजीवी, वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, क्या आपको लगता नहीं कि इसी बात की समीक्षा होने की आवश्यकता है कि इन 72 वर्षों में दरअसल जो व्यवस्था की गई थी उसका समुचित लाभ यदि नहीं मिल पाया है उस विशेष जाति विशेष वर्ग को, तो कैसे उनको मिले? पहला। दूसरा कि जो लोग सिर्फ जाति के नाम पर इसका लाभ उठा रहे हैं, जो उसके हकदार भी नहीं है लेकिन फिर भी उठा रहे हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से हो या शेड्यूल ट्राइब से हो, क्या उनको रोककर जो सही व्यक्ति है उन तक उसका लाभ मिले, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? इसको सिरे से इस रूप में क्यों देखा जाता है राजनीति में कि आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है और इसको छूना भी आग में हाथ डालने जैसा है? ये जो तर्क आप दे रहे हैं ये उसी मानसिकता का प्रतीक है जिसके तहत रिव्यू करके आरक्षण को समाप्त किया जाए। इन गरीब वर्गों के लोगों को लगता है कि हम पिछले 70-72 साल से नहीं, कई सौ वर्षों से गुलाम के नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। अब तो व्हाइट हाउस अमेरिका के अंदर भी एक काला आदमी बैठ गया जो वर्जित था, लेकिन भारत में इन वर्गों के साथ जस का तस व्यवहार अभी तक चला आ रहा है। आप लोग ये कभी समीक्षा क्यों नहीं करते कि हमें अफसोस है, हम शर्मिंदा हैं कि हम 70 साल में भी इन वर्गों के लिए वो नहीं कर पाए जो करना चाहिए। नहीं, ये वो लोग क्यों नहीं शर्मिंदा महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं जिन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया और अपनी बिरादरी को उसका लाभ का असर पॉजिटिव रूप में नहीं दे पाए? आप मुट्ठी भर लोगों को निशाना बना करके इनके समूचे वर्ग को नहीं सर, देखिए निशाने से जोड़ कर देखेंगे फिर तो वही आग में हाथ डालने वाली बात है, फिर बौद्धिक चर्चा हो ही नहीं पाती है। मुश्किल ये है। सवाल पूछ रहे हैं कि बहस कर रहे हैं? नहीं, मैं सर आप ही से जानना चाह रहा हूँ। आप जानना नहीं चाह रहे, आप बहस करें। मेरा सवाल, मेरा प्रश्न है आपसे कि क्या चर्चा करना गुनाह है? जो हक इनको इतने संघर्षों के बाद मिलता है जी, उस पर हम नहीं चाहते कि बहस हो। बहस करने वालों की मानसिकता इसे समाप्त करने की है, इसलिए हम बहस करने के भी खिलाफ हैं। ठीक, आपका बहुत शुक्रिया। यथास्थिति बहाल रहे, चाहे 500 वर्ष गुजर जाए, उनको सही मायने में लाभ मिले या ना मिले, लेकिन इसमें बहस नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका लाभ जिनको नहीं मिलता है ना मिले। लेकिन हाँ, बार बार ये जरूर कहेंगे कि उनको लाभ नहीं मिल रहा है, उनके साथ अन्याय है, लेकिन समीक्षा नहीं होनी चाहिए, बहस नहीं होनी चाहिए। अब मैं कुछ और फैक्ट फाइंडिंग्स दिखाता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आरक्षण की वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में भारत की केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में 49.5% आरक्षण दे रखा है और विभिन्न राज्य आरक्षणों में वृद्धि के लिए कानून बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 50 से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन राजस्थान और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने क्रमशः 68% और 87% तक आरक्षण का प्रस्ताव रखा है, जिसमें अगली जातियों के लिए 14% आरक्षण भी शामिल है।
संसद और विधानमंडल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के उद्देश्य से 9 मार्च 2010 को 186 सदस्यों के बहुमत से महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया था, लेकिन यह विधेयक लोकसभा में अटका पड़ा है। संविधान के भाग 3 में समानता के अधिकार की भावना निहित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है तो वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 16(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 330 के तहत संसद और 332 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि भारत में आरक्षण की शुरुआत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समृद्ध बनाने के लिए हुई थी, लेकिन समय के साथ आरक्षण वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनती चली गई। वर्तमान समय में हर राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए आरक्षण शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण आरक्षण का मूल उद्देश्य सही मायने में संपन्न होता दिख रहा है। सर, ये बताइए प्रेमरंजन पटेल जी, जब भी बात होती है तो कहा तो ये जाता है कि आप लोग एक शुरुआत सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि आरक्षण व्यवस्था ही समाप्त हो। अभी केसी त्यागी को आप लोगों ने सुना होगा, जो आपके सहयोगी हैं केंद्र में भी और राज्य में भी। नहीं, मैंने तो पहले भी कहा संजय जी, ये हमारे नेताओं ने भी कह दिया है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि आरक्षण किसी कीमत पर समाप्त नहीं हो सकता है। आरक्षण को और आपके सहयोगी तो इसी रूप में बोल रहे हैं कि आप लोग साजिश सोच रहे हैं साहब। मिलना चाहिए, उनको मिले। और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी आपने देखा कि हमने बगैर आरक्षण में कोई कमी किए हुए, कोई कटौती किए हुए और 10% जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे उनको भी आरक्षण देने का काम किया। हमारा तो नीति है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर करके चलना। अब आपने देखा कि कश्मीर के आज तक आरक्षण, आपके सहयोगी आपके तर्क से कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं ना। वहां के लोगों को भी, दलितों की स्थिति क्या थी जब पंजाब के दलित वहां जाकर करके 48 में गए थे, उनको किसी प्रकार का कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। नौकरियों में केवल 2-3 हजार रुपये महीने पर वो काम करते थे और किस जिंदगी, कैसी जिंदगी वहां जीते थे, उनको भी हमने आरक्षण देने का किया 370 हटा करके। तो हम तो चाहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सभी लोगों को, जो दबे कुचले शोषित वर्ग के लोग हैं, समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, वो सामान्य लोगों के साथ जी सके और वो मुख्य धारा में जुड़ सके। हमारी सरकार की 5 वर्षों की नीति रही है और उस नीति के तहत आपने देखा है कि सबसे ज्यादा योजनाएं हमने बनाया है वो कमजोर तबके के लिए, जिनको शौचालय नहीं था, किसके पास शौचालय नहीं था, जो आर्थिक और सामाजिक कमजोर से कहा ले जाते हैं सर सब्जेक्ट शौचालय नहीं था। सर रुक जाइए पटेल साहब, रुक जाइए, मैं आपको स्थिर रुक करूंगा। उनको जो ऐसे बैंकों में खाता नहीं रुक जाइए सर, तो हमने उनके लिए, बाकी मेहमान भी है, उनके पास भी ज्यादा है, समय की पाबंदी है। पटेल साहब, आपने क्या किया उसके लिए विज्ञापन छपवा लीजिएगा सर। आरक्षण न खत्म कर सकता है कोई, न करेगा, आरक्षण मिलता रहेगा। ठीक। कुमार परवेज साहब, दरअसल आप लोगों को ये लगता है, शायद तमाम राजनीतिक दलों को, जो विरोधी दल हैं आरक्षण को लेकर, उसमें क्या मजबूती है उस तर्क में, तब जबकि बीजेपी बार बार इस बात को खारिज कर रही है कि भाई हम आरक्षण तो व्यवस्था समाप्त हो ही नहीं सकती, और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को साफ साफ कहा है। फिर भी क्यों डाउट होता है इनकी मंशा पर, यदि चर्चा हो तो? देखिए संजय जी, यहाँ पे आज बहुत लोकतंत्र की चर्चा हो रही है। आप भी कह रहे हैं कि चर्चा करने में क्या जा रहा है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि कश्मीर से धारा 370 हटाया गया तो देश में कितनी चर्चा हुई, और जिन लोगों ने इसका विरोध किया उसके प्रति देश में क्या माहौल बनाया जाता है। इसलिए चीजों को दूसरे तरीके से समझने की जरूरत है। मोहन भागवत कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं। मोहन भागवत ने 2015 में भी कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, हमारी पार्टी कह रही है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन भारत के संविधान में, भारत के संविधान की मूल आत्मा है, और जब तक इस समाज में, हमारे देश में शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ापन है, दूसरे कई जातियां पिछड़ी हुई रहेंगी, उनके भीतर आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उनका विकास नहीं होगा, तब तक
ये जो चीजें कुमार साहब, आप ही से मैं सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ। कुमार साहब, भारत के संविधान में एक मिनट मेरी बात सुन। नहीं, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ। इसी जो आप कह रहे हैं, मैं आपसे सहमति जताते हुए आपसे सवाल कर रहा हूँ। निशाना बना रहे हैं। नहीं, मैं देखिए दूसरी बात नहीं सर, मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि आपसे सवाल का जवाब चाहिए हमें, सिर्फ इसलिए। आपने सही कहा। इस पर चर्चा करने का मतलब ये मैंने तो पहले भी कहा सर, सुन लीजिए ना सर, इस बात का क्यों नहीं जवाब देते हैं कि आरक्षण की प्रक्रिया सही तरीके से क्यों नहीं चल रही है? सर वही तो मैं आप ही के जवाब नहीं है। अरे प्रभु, आप ही भाजपा और आरएसएस का प्रोपेगेंडा है सर, सुन जो नौकरियां खत्म लगातार होते जा रही हैं, उसको ये आरक्षण को सामने ला करके उस डिबेट को भी गौन कर दिया जाए, उस डिबेट को भी खत्म कर दिया जाए। तो ये होने वाला नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए, भारत का संविधान होता है, मुझे बताइए ना सर, हमें अधिकार देता है। अरे कुमार साहब, और ये जब फंस जाते हैं, आप लोग भी नहीं सुनना पसंद करते हैं सवाल। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं लागू था, यह झूठ बात है। 2005 से जम्मू कश्मीर में आरक्षण लागू था, ये इनको जानकारी, भाजपा के लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग सबसे पहले क्लियर करेंगे, बताएं कि वो बार बार आरक्षण को केंद्र में क्यों लाते हैं, वो नौकरियों पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं, रोजगार पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। ये बात तो सही है, रोजगार पर चर्चा तो होनी भी चाहिए, क्योंकि बंदी का असर रोजगार पर सबसे ज्यादा पड़ता है और पड़ रहा है। उसको वो भी हमारा इशू था, कल हमने इसको एड्रेस किया था, सरकार के सामने बात रखी है। लेकिन जो बात कुमार साहब आप कह रहे हैं वो संक्षेप में जवाब दिए, क्योंकि मैं फिर मनोज पांडे जी के पास जाना चाहूंगा कि ये बात सही है कि जब तक सामाजिक भेदभाव समाप्त न हो, जब तक भेदभाव संपूर्णता में समाप्त न हो और सब बराबर एक नागरिक के रूप में सबको बराबर हक मिले और सम्मान मिले, तब तक आरक्षण के बारे में सोचना, मतलब खत्म करने के बारे में सोचना बेईमानी है। ठीक, तो क्या आपको लगता है जो तरीके रहे हैं 72-73 वर्षों में हमारे राजनीतिक दलों के, जब जब जिनकी सरकारें रही, तो सब पर सवाल है, इस तरीके से कितने साल लगेंगे सर सबको बराबर का हक दिलाने में? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। सारी राजनीतिक दलों को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो मान लीजिए पिछले 6 वर्ष से यहाँ पर या टुकड़े बताना चाहिए, जो सत्ता में लोग रहे हैं, कांग्रेस के भी लोग रहे हैं, बिहार में भी है, इनकी सरकार रही है। यही मैं कह रहा हूँ, अब तक क्या लाभ मिला आप लोगों को मालूम है? अब मनोज पांडे जी आप बताइए। संविधान को लागू करने, मैं समझ गया मनोज पांडे जी, जनता के विकास की जवाबदेही। मनोज पांडे जी हमें आप सुन पा रहे हैं? चाहिए मनोज पांडे जी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं। हाँ ठीक, बहुत धन्यवाद सर, अच्छी बात है, हमारी आवाज आप तक पहुंच गई। सर ये बताइए कि ठीक है, आरक्षण समाप्त तो नहीं होना चाहिए, बात भी सही है, बहुत भेदभाव है समाज में, बहुत पिछड़ापन है और बहुत गरीबी है। 27 करोड़ तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गरीब है जो बीपीएल है। तो उन 27 करोड़ को यदि हम एड्रेस करें और बाकी और भी जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं जो बड़ी बमुश्किल जिंदगी जीते हैं, ऐसे तकरीबन 20-25 करोड़ की आबादी और है, तो लगभग 40% आबादी जिस देश में 2 जून रोटी के लिए संघर्ष करती हो, उस देश में क्या हो? आखिर ऐसे ही आरक्षण को इसी तरीके से चलते रहना चाहिए या फिर सही मायने में उसकी समीक्षा करके सही व्यक्ति तक मिले, इसको लेकर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, या सिर्फ वोट बैंक के डर से इस पर बात करना भी बेईमानी है? देखिए ना, आरएसएस ने जो बात उठाया कि आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी के बीच बात होनी चाहिए, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आरक्षण जिनको जरूरत है, आरक्षित कोटे के हैं, जिनकी जीवन स्तर उठाने का एक प्रतिबद्धता इस सरकार में है, संविधान में है, और उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोगों को और एक कदम आगे बढ़ना होगा। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इस सरकार ने सरकारी नौकरियों में कटौती कर दी। हम प्राइवेटाइजेशन की ओर हो या और भी जो सरकारी कंपनियां हैं, सभी में नौकरियां का टोटा है, जो है वो भी छटनी की ओर है। तो अब ये आरक्षण की बात अब होनी चाहिए कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो निजी क्षेत्र में आज जो अवसर आ रहे हैं, उन निजी क्षेत्रों में भी उनको अवसर मिले और उसमें आरक्षण का पालन हो, इस पर बात होनी चाहिए और इस पर ईमानदारी से बात होनी चाहिए। मनोज पांडे जी, लिट्टीपाड़ा में रहने वाला एक आदिवासी व्यक्ति जिसके घर में बड़ी मुश्किल से चूल्हा जलता हो, लिट्टीपाड़ा का मैं जानबूझकर जिक्र कर रहा हूं, और बरहेट में जीने वाले अनुसूचित जनजाति के वो लोग जो बहुत मुश्किल पढ़ भी नहीं पाए ठीक से, वो कहां से नौकरी, कौन सी नौकरी करेंगे साहब? ये तमाम चरमराई हुई व्यवस्था है और वर्षों का दिया हुआ नतीजा है, उसको कौन दुरुस्त करेगा?
आरक्षण का लाभ तो तब देंगे जब उस योग्य कोई होगा। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, जो शिक्षित भी नहीं हो पा रहे सही ढंग से। ये सरकार तो स्कूल बंद करके, अरे ये सरकार क्या, सारी सरकारों पर सवाल है साहब, जब जब जिनकी सरकारें रही हैं। लगता है हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई तकनीकी कारणों से। मुकेश जी, जरा आप ही जवाब दीजिए, किसका लाभ किसको कब मिले? जब आप उस योग्य होंगे, खड़े होने योग्य होंगे तभी तो। कुछ लोग खड़े हैं, उनको लाभ मिल रहा है, वही लाभ उठा रहे हैं। बाकी लोग तो आज भी हाशिए पे पड़े हुए हैं, तो पड़े हुए हैं साहब। मुकेश जी, बिल्कुल सर, जो विषय है उसको, किसी भी विषय को जब तक आप समसामयिक परिस्थितियों में अगर आप उसको नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे और उसकी नई व्याख्या नहीं करेंगे और उसके लिए नए व्यवस्थाएं नहीं करेंगे कि जो लाभ मिलना चाहिए, वो जो फांसी में पड़े हुए लोग हैं जिसका जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं, वहां तक उसको पहुंचना और उनके जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार होना, उनके जीवन में हर एक ढंग की गुणवत्तापूर्ण सुधार होने की आवश्यकता को चिन्हित करना और उसको पहुंचाना, ये सरकार का परम दायित्व है। और इसको आपने स्वीकार भी किया, राजनीतिक दलों ने इसको स्वीकार भी किया है। लेकिन सत्ता में आने के बाद और 5 साल अगर सरकार में है, उसके जाने के बाद भी आप देखते हैं कि वो स्थितियां नहीं होती हैं। दूसरी चीज है संजय जी, जो नौकरियों की बात हो रही है, तो नौकरियों की स्थितियां क्या है? नौकरियों की स्थितियां ये है कि अगर 60 सीआईएसएफ में जवानों की बहाली होती है बरेली में, तो उसके लिए 13,000 लोग आते हैं। तो 13,000 लोगों में 60 लोगों की बहाली आप कैसे करेंगे? अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पटेल जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनको जाना है के लिए 47 पद है, तो 13,000 लोगों का आता है, उसमें एमबीए है। तो अगर इस ढंग से आपकी नौकरियों की स्थिति में सुधार नहीं करेंगे, कॉर्पोरेट का मूवमेंट नहीं कराएंगे कि किस ढंग से नौकरियों का सृजन हो, तो अत्यंत बहुत तरह के एक्सरसाइज करने की जरूरत है। वही मैं कह रहा हूं, चर्चा होगी तभी तो बात निकलेगी ना सर। इसको उन लोगों को तक पहुंचाएं। मैं समझ गया सर, रुक जाइएगा। शोभा यादव जी, आपने सुन पा रहे हैं? नहीं, तकनीकी कारणों से वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल ये पूरा मामला घालमेल जैसा सिर्फ इसलिए लगता है कि हम ऊपर हर बात कह के हर बात को खत्म कर देना चाहते हैं। नहीं, मैं परवेज साहब के उस तर्क से मैं भी सहमत हूं कि आपने खड़ा होने लायक क्या दिया है पहले, और सभी लोग जवाबदेह हैं। जो लोग जिनके पास सत्ता रही है, आज मौजूदा बीजेपी के पास सत्ता है, तो इनको भी जवाब देना है। आप पहले योग्यता तो तैयार करें साहब, योग्य है नहीं और हम हवा में लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर उसको कौन देगा? मान लीजिए कोई बिजनेस भी करना चाहे तो बिजनेस करने लायक दिमाग रहेगा तब तो। चाहिए बहस इस पर होनी चाहिए कि योग्यता है या नहीं है और अवसर कितने हैं। तो अगर योग्य ही आपने नहीं बनाया तो आप अनुसूचित जाति को, जनजाति को, ओबीसी को, जिनको भी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, जिनको भी आरक्षण दे दीजिए। फिर तो घूम फिर करके वही लोग लाभ लेते रहेंगे जिन्होंने योग्यता हासिल कर ली है, और चीजें वहीं पर सिमट करके रह जाएगी। और दूसरी बात, अवसर, अगर अवसर रहेगा, अगर संभावना रहेगी, तब तो अब दावेदारी आपकी बनेगी। अगर वैकेंसी बहुत कम है और दावेदारी बहुत अधिक है, तो उसमें बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। तो जब तक आप योग्य नहीं बनाएंगे और जब तक आप अवसर नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि आप ठीक है, स्टेटस को बनाए रखिए, आरक्षण की बात को मेंटेन किए हुए रहिए और इसको बहस में मत डालिए। ठीक है, आप धन्यवाद करेंगे कर रहे हैं आप लोगों को। पीछे इनकी साजिश हो सकती है, उनकी साजिश हो सकती है, लेकिन योग्यता पर और अवसर पर तो बहस होनी चाहिए। बिल्कुल बहस होनी चाहिए। मैं शोभा यादव जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बस एक संक्षेप में आपका कमेंट चाहिए हमें जी जी। कि ये बताइए कि हम इस पर क्यों नहीं, देखिए आरक्षण के बहाने ही चर्चा होगी और होनी भी चाहिए, और जब हम चर्चा करेंगे तो कई सारे मुद्दों को हम एड्रेस कर पाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि देखना पड़ेगा। आरक्षण की बात तो देश में होनी ही नहीं चाहिए। बात करना चाहिए जो भारतवर्ष में अर्थव्यवस्था पे बात करना चाहिए, रोजगार पे बात करना चाहिए। आरक्षण पे बहस करना ही बेवकूफी है। बहस तो करनी चाहिए, सही व्यक्ति क्यों नहीं मिला लाभ, इसमें गलत क्या है? आरक्षण पे आप कैसे बात कर सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो बहुत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो ओबीसी के वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति लोग बहुत पीछे हैं। चलिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। खैर, आपका बहुत शुक्रिया। हक नहीं मिल पाया है।
तो उनको अगर आरक्षण हटा दिया जाएगा तो वो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, नौकरियों में कैसे आएंगे? आप ही सोच सकते हैं कि जब एक बच्चा जो गरीब वर्ग से आता है वो किसी तरह पढ़ के आता है, और एक बच्चा जो काफी सुविधा और मॉडर्न स्कूल और प्राइवेट स्कूलों से पढ़ के आता है, दोनों को सामान्य रूप से आप किसी नौकरी के कंपटीशन में बैठाएंगे तो वो बच्चा कैसे जाएगा? गरीब का बच्चा कैसे वो नौकरियों में जा पाएगा? फिर तो वो तो बहुत पीछे चला जाएगा। तो आरक्षण पे बहस होना ही। दरअसल हमारा सवाल कुछ और था, आपने कुछ और समझ लिया। बहुत शुक्रिया आपका शोभा यादव जी, बहुत धन्यवाद मनोज पांडे जी आपका। मुश्किलें कई हैं क्योंकि ये राह इतनी पथरीली बना दी गई है हमारे राजनेताओं के जरिए और हमारे राजनीतिक दल की उन मानसिकताओं के जरिए, जहां आप कुछ भी अच्छे उद्देश्य से भी कोई सवाल करें तो आपको धर दबोचने को तैयार बैठते हैं जो आरक्षण के पुरजोर इस रूप में समर्थक हैं क्योंकि उनसे उनका वोट बैंक जुड़ा हुआ है। सवाल ये नहीं है, आप वोट बैंक की राजनीति करिए, लेकिन साहब जिसके लिए आप राजनीति करते हैं यदि उसके एक बड़े वर्ग तक वर्षों से लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आखिर कहां जाकर कमियां रह गई हैं, कहां जाकर चूक हो रही है, और जिन्होंने वर्षों से लाभ उठाया है सिर्फ वहीं तक सिमट कर यदि कोई व्यवस्था रह गई है, इसका मतलब है कि ये अराजकता है आरक्षण के नाम पर। और फिर चर्चा तो होगी, बेशक किसी को बुरा लगे या अच्छा, लेकिन यदि सही मायने में अंतिम पायदान तक हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो आरक्षण पर चर्चा के बहाने बहुत सारे और भी व्यवस्थाएं हैं जिस पर सवाल उठना लाजमी है, जिसको लेकर आप उसे उस योग्य बना सकें। बहरहाल फिलहाल समय शिखर में इतना ही। नमस्कार।